स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं का। लास्ट 2 लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की, भारतीय संविधान क्या है इसको समझा। आज भी हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर ही चर्चा करने वाले हैं और आज इस अध्याय को हम समाप्त भी करने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वे इस लेसन को ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पंद्रह विशेषताएं हमने पहले 2 लेक्चर में पूरी कर ली हैं। तो अब हम नंबर 16 विशेषता जो है विश्व शांति का समर्थक। हमारे संविधान में विश्व शांति की भावना देखी जा सकती है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। उसमें अनुच्छेद 51 के तहत विश्व शांति की भावना को निहित किया गया है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य कोशिश करे और विश्व शांति को बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करे और अगर कोई विवाद होता है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से समझौते द्वारा सुलझाने का प्रयास करे। राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो भावना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसी भावना को अपनाते हुए भारत सरकार ने पंचशील समझौता है या पंचशील की जो भावना है या गुटनिरपेक्षता की नीति है, ऐसी नीतियों को अपनाया भी है। नंबर 17 विशेषता है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में कुछ आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था भी की गई है कि अगर जरूरत पड़े तो अनुच्छेद 352, 356 या 360 के तहत राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, जिसके अंतर्गत अगर देश की सुरक्षा या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी कोई स्थिति हो तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो और राज्यपाल को ऐसा महसूस हो तो वो सिफारिश करे, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। या भारत की वित्तीय साख को कोई खतरा हो या ऐसी कोई आशंका हो तो फिर ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 352 क्या है, अनुच्छेद 356 क्या है, 360 क्या है, किन परिस्थितियों में कौन से अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नंबर 18 विशेषता है इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे यहाँ किसी संघात्मक शासन व्यवस्था की तरह दोहरी नागरिकता की बजाय इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जो कि एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। इस प्रकार इकहरी नागरिकता का अर्थ है कि हमारे यहाँ जो नागरिक है वह भारत का नागरिक होगा, न कि किसी राज्य का। भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, न कि उस क्षेत्र का। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में एकल नागरिकता की ही व्यवस्था की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाना। नंबर 19 विशेषता है लोक कल्याणकारी
राज्य के आदर्श को अपनाना। भारत के संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अपनाया गया है। विशेषकर संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की भावना ही छिपी हुई है। राज्य को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि राज्य नीतियों को बनाते वक्त लोक कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखते हुए नीतियों को बनाए और उन्हें लागू करे। संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि कम से कम जो राज्य हैं, सरकार है, नागरिकों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब कम से कम न्यूनतम रूप से सभी नागरिकों को उपलब्ध करवाए, जिससे कि प्रत्येक नागरिक एक गौरवपूर्ण, गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। संविधान में ये भावना है कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए और गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है, जो आर्थिक असमानता है, उसे समाप्त किया जाए या गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम किया जाए। अगली विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारत के संविधान में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष राज्य बनाया गया है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उनको विशेष सुविधाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 29-30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने व इसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें सभी धर्मों, चाहे वे अल्पसंख्यक धर्म के लोग हों, उनको अपने धर्म के अनुसार पूजा, उपासना पद्धति की छूट दी गई है। राज्य भी उनको अन्य धर्मों के समान तरजीह देगा, कोई उनमें भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त समानता के अधिकार के तहत पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कुछ विशेष प्रावधान या आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं के प्रावधान भी किए गए हैं। अनुच्छेद 16 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 330 व 332 के तहत संसद में और राज्य की विधानसभाओं में उनके स्थान सुनिश्चित किए गए हैं। विशेष आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की गई है, सीटें सुनिश्चित की गई हैं। हालांकि प्रारंभ में ये व्यवस्थाएं 10 वर्ष के लिए की गई थी, 1960 तक के लिए, लेकिन बार बार संविधान में संशोधन करके इस व्यवस्था को लगातार संसद के द्वारा बढ़ाया जाता रहा है और आज तक यह व्यवस्था लागू है। वर्तमान में जो 95वां संविधान संशोधन किया गया था 2010 में, उसमें आरक्षण की इस व्यवस्था को 2020 तक बढ़ा दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी मंडल आयोग की सिफारिश के बाद 1993 से 27% आरक्षण दिया गया है। वर्तमान में मोदी सरकार ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दे दिया है। जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, उन सभी वर्गों के हितों के लिए व्यवस्थाएं संविधान में की गई है। सरकारें भी उसी हिसाब से कार्य कर रही हैं। इसी के साथ संविधान की विशेषताएं समाप्त होती है। इस इकाई में हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे और अभी विशेषताओं के माध्यम से उसके संक्षिप्त रूप हमने चर्चा की है। इन सब बिंदुओं पर आगे के अध्यायों में हम विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो एक बड़ा प्रश्न बनता है
और बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जितना विस्तृत तरीके से हमने चर्चा की है उतना विस्तृत तरीके से करने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ इतना लिखा नहीं जा सकता है। लेकिन आप सभी विशेषताओं को याद करें, पॉइंट सभी याद करें, विशेषताओं की डिटेल अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इनमें से कई बार छोटे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रश्न बनते हैं, जैसे विभिन्न संविधान संशोधनों का हमने जिक्र किया है, विभिन्न प्रावधान, अनुच्छेद, उन सब को आप अच्छे से नोट करें। ये सभी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस व्याख्यान को सुनें और साझा करें। थैंक यू।